शुरुआती दिन पर कॉस्मिक सिस्टम के फ्रेशमैन ने अपनी पिछली जिंदगियों से अपने सोल बीस्ट चुने। क्लास मॉनिटर जो क्लास के आगे खड़ा था, उसने एक 9-tailed सिल्वर फॉक्स चुना, जिसके पास सबसे शुद्ध ब्लड लाइन थी। इसी दौरान एक स्टूडेंट के रूप में जो बिल्कुल आखिरी रैंक पर था, मैं केवल एक ब्राउन बियर प्राप्त कर सका, जिसकी ब्लड लाइन सबसे ज्यादा गड़बड़ थी। ज्यादा देर नहीं बाद एक्सट्रीम फ्रॉस्ट एपोकलिप्स आ गया। मैं, जिसने ब्राउन बियर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसकी इननेट कॉल्ड रेजिस्टेंट स्किल को शेयर किया। लेकिन क्लास मॉनिटर का 9-tailed फॉक्स, क्योंकि वो बहुत धीरे बढ़ा, एपोकलिप्स के पहले ही दिन जमकर मर गया। जलन के एक झटके में क्लास मॉनिटर और दूसरे क्लासमेट्स ने मुझे और ब्राउन बियर को मार दिया, फिर हमें टुकड़ों में काट दिया। अपनी आंखें फिर से खोलते हुए मैं सोल बीस्ट चुनने वाले दिन पर वापस आ गया था। होम रूम टीचर ने एंट्रेंस के क्रम में 30 यंग सोल बीस्ट निकाले, स्कोर्स सबसे ऊंचे से सबसे नीचे तक एक लाइफ बाउंड बीस्ट चुनने के लिए। आखिरी रैंक होने के कारण मैं केवल इंतजार कर सकता था कि बाकी सभी अपना चुनाव पूरा करें। आखिरी बचा हुआ सोल बीस्ट वही ब्राउन बियर था, जिसकी ब्लड लाइन गड़बड़ थी। जैसे ही मैं अपना हाथ बढ़ाने वाला था उसे लेने के लिए, एक फीमेल स्टूडेंट ने अचानक चिल्लाया, रुको, और लैकोन। क्लास मॉनिटर, जिसने अभी अभी पहले चुना था, अचानक खड़ी हो गई। उसकी बाहों में वो एक यंग व्हाइट फॉक्स पकड़े थी। उसका शरीर बर्फ जैसा सफेद और लगभग पारदर्शी था। वो जल्दी से मेरे सामने आ गई। मैं इसे तुम्हें नहीं दे रही हूं, मुझे ब्राउन बियर चाहिए। पूरी क्लास इस एक्शन से हैरान रह गई, यहां तक कि होम रूम टीचर ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। सभी साफ समझ रहे थे कि ये व्हाइट फॉक्स इन यंग बीस्ट में सबसे शुद्ध ब्लड लाइन वाला था। एक एंशिएंट ब्लड लाइन कंसंट्रेशन जितना ऊंचा 80%। उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और व्हाइट फॉक्स को मेरी बाहों में ठूंस दिया। फिर, जैसे कि उसे डर हो कि मैं अपना मन बदल दूंगा, उसने जल्दी से बॉक्स से अकेला ब्राउन बियर उठा लिया। और लैकन, एक लाइफ बाउंड सोल बीस्ट चुनना मजाक नहीं है। ये तुम्हारे फ्यूचर की लिमिट से जुड़ा है। जल्दी से फुआंग येन के साथ वापस बदलो। स्टूडेंट फुआंग येन को इस व्हाइट फॉक्स की तुमसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, तुम किसी भी सोल बीस्ट के साथ जल्दी कल्टिवेट कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट येन का टैलेंट एवरेज है। अगर वो ऐसे गड़बड़ ब्लड लाइन वाले ब्राउन बियर के साथ जाती है, उसकी जिंदगी लगभग बर्बाद है। मैं स्वेच्छा से उसके साथ बदलने के लिए आगे आ रही हूं। कोई समझ नहीं पाया कि एनलैक ओवन क्यों व्हाइट फॉक्स छोड़कर एक मीडियोकर ब्लड लाइन ले रही है। इन शब्दों को पूरी क्लास से तालियों का एक राउंड मिला। हर कोई एनलैक ओवन की निस्वार्थता से प्रभावित था। होम रूम टीचर ने उसकी तरफ सराहना से सिर हिलाया। एन लॉकोन, कल्टिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज दाव हार्ट है। तुम्हारे पास एक शुद्ध और दयालु दिल है। भले ही सोल बीस्ट थोड़ा इंफीरियर हो, तुम भविष्य में निश्चित रूप से सफलता हासिल करोगी। फिर उसने मेरी तरफ भौहें सिकोड़ ली। फांग, तुम अभी भी हैरान क्यों हो? जल्दी से लैक ओवन को धन्यवाद दो। मैंने पलक झपकाई और व्हाइट फॉक्स को आगे धकेल दिया। जरूरत नहीं, मुझे लगता है मुझे वो ब्राउन बियर काफी पसंद है। और लोन की आंखें एक पल के लिए घबरा गई और उसने ब्राउन बियर को और कसकर पकड़ लिया। जिस तरह वो छोटे बियर को पकड़ रही थी, उससे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे परेशान कर रहा हूं। फू येन, मुझे मत परखो। मैं सच में तुम्हारे साथ बदलना चाहती हूं। मैं तुम्हारे ट्रिक्स में नहीं पड़ूंगी। मैं सच्चाई बोलना जारी रखने वाला था, लेकिन मेरे शब्द पूरे होने से पहले अचानक मेरे दाहिने हाथ के टाइगर माउथ एरिया से एक तेज दर्द आया। नीचे देखते हुए यह निकला कि छोटे व्हाइट फॉक्स ने मुझे काट लिया था। घाव से खून की बूंदें रिस रही थी। छोटे व्हाइट फॉक्स ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मेरी स्किन को सुन्न करने वाले तरीके से चाटा। उसी पल मैं एक्टिवली व्हाइट फॉक्स की स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट हो गया। इसके अलावा यह एक जीवन और मृत्यु ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट था। क्लासमेट्स इस सीन को देखकर हूटिंग करने लगे और यहां मैं सोच रहा था फुआंग यान सच में इसे नहीं चाहती थी। पता चला वो बस एक्टिंग कर रही थी। एक हाथ से कह रही थी उसे इसकी जरूरत नहीं है, दूसरे हाथ से चुपके से कॉन्ट्रैक्ट बना रही थी। डर रही थी कि क्लास मॉनिटर अपना मन बदल देगी। सही है, क्या पाखंडी। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद व्हाइट फॉक्स चक्कर खाते हुए अपनी आंखें बंद कर गया और गहरी नींद में गिर गया। मेरे आसपास की गॉसिप सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें नहीं पता था कि मैं सच में अपने हाथों में इस बेकार चीज से नफरत करता था। व्हाइट फॉक्स द्वारा जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में डाले जाने के बाद मैं केवल दूसरों की तिरस्कार भरी नजरों को सह सकता था और दुखी होकर अपनी सीट पर वापस लौट आया। केवल मैं साफ समझता था कि यह महंगा दिखने वाला व्हाइट फॉक्स सिर्फ आधे महीने में एक बोझ बन जाएगा। नहीं, सिर्फ मैं नहीं,
एनालोन भी जानती थी। जिस पल उसने व्हाइट फॉक्स छोड़कर ब्राउन बियर छीन लिया, मैंने समझ लिया कि वो भी पिछले जीवन में पुनर्जन्म लेकर आई थी। और लैक ओवन ने व्हाइट फॉक्स चुना, जबकि मैं केवल उस ब्राउन बियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सका जिसे कोई नहीं चाहता था। अप्रत्याशित रूप से आधे महीने बाद एक्सट्रीम फ्रॉस्ट एपोकलिप्स उतर आया। ग्लोबल टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर गया। धरती एक बर्फ के तहखाने जैसी लगने लगी। व्हाइट फॉक्स के पास एक नोबल ब्लड लाइन थी, लेकिन उसका ग्रोथ साइकिल बहुत लंबा था। जब एपोकैलिप्स आया, वो अभी भी बस एक छोटा बेकार चीज था जो केवल दूध पीना जानता था। उसी पहले दिन वो जमकर मर गया। मेरा ब्राउन बियर मेरी सावधानीपूर्ण देखभाल के नीचे अपने जुवेनाइल पीरियड में प्रवेश कर चुका था और अपनी टैलेंट को शेयर करने की क्षमता जागृत कर चुका था। उस कठोर ठंड में -50 डिग्री उसने अपनी कोल्ड रेसिस्टेंस टैलेंट मेरे साथ शेयर की। मैं अंत समय में ठंड से सबसे कम डरने वाला व्यक्ति बन गया। मैं स्कूल की 5 लोगों की सुपर पावर टीम के साथ जरूरत की चीजें खोजने बाहर गया और रास्ते में लैक ओवन ने कई बार ब्राउन बियर को लुभाया चाहती थी कि वो मेरे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे और उसके पीछे चले, लेकिन ब्राउन बियर ने दृढ़ता से मना कर दिया। कई बार ठुकराए जाने के बाद ओवन ने शर्म को गुस्से में बदल दिया और एक अफवाह फैलाई कि ब्राउन बियर का मांस खाने से कोल्ड रेसिस्टेंस मिल सकती है। इस तरह एक और सप्लाई के लिए बाहर जाने के दौरान एनलोन और दूसरों ने मुझे और ब्राउन बियर को मार डाला। उन इंसान खाने वाले अंत समय में हम उनके पेट भरने के लिए खाना बन गए। मैंने चिंता से ब्राउन बियर और अनलॉक के हाथों की तरफ देखा। पिछले जीवन में वो और मैं बेहद करीब साथी थे, जो अपनी जान एक दूसरे पर भरोसा कर सकते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जीवन में उसे एनलैक ओवन द्वारा छीन लिया जाएगा। मुझे कोल्ड रेसिस्टेंस स्किल खोने की ज्यादा परवाह नहीं थी। मुझे बस ब्राउन बियर के लिए दुख महसूस हुआ, जो लैक ओन के साथ जा रहा था। नहीं जानता था कि वो भूखा रहेगा या ठंड से पीड़ित होगा। जबकि मैं ब्राउन बियर को घूर रहा था जैसे स्तब्ध में, मैंने देखा कि वो भी अपनी आंखें घुमाकर मुझे देख रहा था। जब हमारी आंखें मिली, छोटा ब्राउन बियर, जो सिर्फ एक खिलौने के आकार का था, ने मुझे 2 बार आंख मारी। 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 2 बार। मेरा दिल अचानक खुशी से उछल पड़ा। पलक झपकाना 2 बार संकेत था, मेरे और भूरा भालू के बीच पिछले जन्म में। इसका मतलब था आश्वस्त रहो। मेरी कोशिश से इसे रखने की पहले ये समझ गया था कि मैं भी पुनर्जन्म ले चुका हूं, और अब ये उसी तरीके का इस्तेमाल कर रहा था मुझे बताने के लिए कि ये भी पुनर्जन्म ले चुका है। इस बारे में सोचते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन अनलॉक को देखने लगा शांति की कामना करती आंखों से। भूरा भालू उतना कोमल और सरल नहीं है जितना दिखता है। ये एक असली षड्यंत्रकारी है। जबकि मैं और भूरा भालू अपनी आंखों से संवाद कर रहे थे, मेरी उंगलियों की नोक अचानक एक छोटे गर्म मुंह में ले ली गई, नीचे देखते हुए। ये मेरा छोटा पूर्वज था, जो सुंदर होने के अलावा बेकार था। सफेद लोमड़ी जाग गई। मैं बेकार चीज नहीं हूं, घमंड भरी लेकिन फिर भी दूध की महक वाली आवाज गूंजी। साथ ही, अरे यार, तुम्हें उस काली त्वचा वाली बदसूरत चीज को देखने की इजाजत नहीं है। मैंने अपनी दूसरी हाथ से छोटी सफेद लोमड़ी को छेड़ा और धीरे से पूछा, क्या तुम बोल रही हो? छोटी सफेद लोमड़ी ने दिखावटी ढंग से फुंकार भरी। इतनी आलसी। उसने मेरी बाहों में अपना शरीर हिलाया। मुझे लगा मुझे छोटी लड़की को सफेद लोमड़ी नहीं, बल्कि राजकुमारी कहना चाहिए। मेरा नाम लाईदीप है। तुम यार, अगर मुझे राजकुमारी कहना चाहते हो तो ठीक है। मैंने उसके सिर को छेड़ा। बच्ची, किसने सिखाया तुम्हें ये शक्ति भ्रम वाली स्टाइल? मंच पर होम रूम टीचर समझा रहा था कि कैसे अनुबंध निर्माण बनाया जाए। ज्यादातर अनुबंध मनुष्यों द्वारा शुरू किए जाते हैं। पशु जनजातियां स्वाभाविक रूप से गर्वीली होती है, यहां तक कि अपनी अपेक्षाकृत कोमल किशोर अवस्था में भी वे बहुत ही कम ही मनुष्य के साथ अनुबंध शुरू करती है। बिंदुओं को ध्यान देने के बाद छात्रों ने अपने आत्मा पशुओं के साथ अनुबंध बनाने की कोशिश शुरू कर दी, सिवाय मेरे। कौन विश्वास करेगा अगर उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता? मैं एक कुलीन सफेद लोमड़ी द्वारा अनुबंध में मजबूर कर दिया गया था। लाईदीपे, तुमने सक्रिय रूप से मेरे साथ अनुबंध क्यों किया? वो औरत बहुत ज्यादा बदबूदार है। इन लॉन स्कूल की घंटी है आखिरकार। इतने सारे पुरुष छात्र उसके पीछे पड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी आंखें अंधी हैं। उनकी आत्माएं भी बदबूदार हैं। और मेरे बारे में क्या तुम ठीक हो? मीठा। मैं अचानक समझ गया कि लाईदीपे ने मेरे साथ अनुबंध क्यों मजबूर किया। ये जैसे एक छोटा मीठा केक गोबर के ढेर में फेंक दिया गया हो। कौन डर नहीं जाएगा? ऊब से मैंने लाई की थोड़ी खुजलाई। सफेद लोमड़ी के फर को छूने का एहसास वाकई शानदार था।
नरम और घना जैसे विशालकाय रुई का गोला। कभी मैं उसके कान से खेलता, कभी मुझे उसका पेट चाहिए होता, और आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया उस बड़े फूली हुई मोहक पूंछ तक पहुंचने से। वे कहते हैं कि लोमड़ी की पूंछ को नहीं छूना चाहिए, लेकिन वो अभी भी बच्ची थी। बेशक मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। छोटी सफेद लोमड़ी की बड़ी फूली हुई पूंछ उसके मालिक के लिए जोर से सहलाने के लिए बनी थी, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ ने पूंछ को छुआ लाई, दी पे बिजली गिरने जैसा सख्त हो गई। शुद्ध सफेद फर के नीचे से हल्का गुलाबी रंग उभर आया। बंद करो तुम यार, तुम बदमाश। उसका वो लुक बिल्कुल वैसा था जैसे एक नई दुल्हन का फायदा उठाया जा रहा हो। मैंने पलक झपकाई और अजीब तरह से अपना हाथ वापस खींच लिया, आसानी से दोष वापस मोड़ते हुए। एक बच्चे के सिर में इतने अंधेरी चीजें नहीं होनी चाहिए। लाइप इतनी गुस्सा हो गई कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसने झुंझलाकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, मुझे नजरअंदाज करते हुए। क्लास में अनलैक ओवन सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन ड्रॉ करना खत्म कर चुकी थी। उसके चेहरे पर एक खुशहाल एक्सप्रेशन दिखाई दिया। जैसे ही उसने ब्राउन बियर के साथ साइनिंग की प्रक्रिया शुरू की, फॉर्मेशन ने बियर को घेर लिया और तेज गति से घूमना शुरू कर दिया। फॉर्मेशन के अंदर ब्राउन बियर ने चुपके से स्पिरिचुअल एनर्जी को मैनिपुलेट किया ताकि ड्राइंग के 2 स्ट्रोक बदल दे। इस तरह एक इक्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट चुपके से मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया। ब्राउन बियर मास्टर था और एनलैक ओन सर्वेंट थी। यह फॉर्मेशन वह चीज थी जिसे ब्राउन बियर और मैंने पिछले जीवन में अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक खंडहर में खोजा था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इसे ब्राउन बियर द्वारा एनलैक ओन को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक साइन होने के बाद ब्राउन बियर ने मुझे एक घमंडी नजर दी। मैंने टेबल के नीचे उसे चुपके से थम्स अप दिया। यही कारण है कि तुम्हें कभी एक साधारण व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहिए। एक रूठी हुई आवाज मेरे कान में गूंजी। सच में एक बुरा आदमी। मैं कैसे बुरा हूं? तुमने मेरी पूंछ के साथ खेला और फिर दूसरे आदमी पर नजरें डाली, और वो भी एक बदसूरत काली चमड़ी वाला। ली डी बोलते हुए और ज्यादा दुखी लग रही थी। मैंने एक बहुत हल्की आह भरी, जिसे किसी ने नहीं सुना। जोड़ने के लिए एक और अपराध था, बिना वजह जलन होना। क्लास के स्टूडेंट्स सभी अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना खत्म कर चुके थे। होम रूम टीचर ने सबको कल्टीवेशन मटेरियल्स का एक हिस्सा दिया। मैंने एक स्पिरिचुअल फ्रूट अपने पास रखा और बाकी ली दीपेप को स्नैक्स की तरह खाने के लिए दे दिए। उन 19 स्पिरिचुअल फ्रूट्स को लाई डीप ने आलू चिप्स की तरह चबा लिया। क्लास से बाहर निकलने से पहले ही मेरे स्पिरिचुअल फ्रूट्स पूरी तरह पच चुके थे। स्टूडेंट्स मुझे हैरान नजरों से देख रहे थे। क्या ये लड़का पागल है? उसने पूरे हफ्ते के रिसोर्सेस एक व्हाइट फॉक्स को दे दिए। क्या उसने लेक्चर सुना भी था? सोल बीस्ट के ग्रोथ साइकिल बहुत धीमे होते हैं। तुम उन्हें फीडिंग में जल्दी नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल फ्रूट्स मुख्य रूप से अपने खुद के कल्टीवेशन के लिए होते हैं। एक व्हाइट फॉक्स उसका पीछा कर रहा है। यह सच में रिसोर्सेस की बर्बादी है। यहां तक कि टीचर ने भी भौहें सिकोड़ ली। स्टूडेंट फुएंगयन, ध्यान दो। स्पिरिचुअल फ्रूट्स निश्चित मासिक मात्रा में वितरित किए जाते हैं। अगर बर्बाद किए गए, स्कूल रिप्लेसमेंट नहीं देगा। मुझे पता था वो मुझे याद दिला रहा था कि बहुत ज्यादा लाड ना करूं। हां, मैं समझता हूं। सच कहूं तो पिछले जीवन में मैं ब्राउन बियर के लिए बहुत उदार था, जबकि दूसरे लोग रिसोर्सेस को 4:1 में शेयर करते थे। मैं और बियर हमेशा 50-50 थे। मैं मानता हूं कि साथियों के रूप में ये आधा आधा होना चाहिए, लेकिन ब्राउन बियर के साथ भी मैं कभी वैसा नहीं था जैसा मैं व्हाइट फॉक्स के साथ हूं। इस पल में 19 फ्रूट्स उसके लिए, एक मेरे लिए। न केवल स्टूडेंट्स ने सोचा कि मैं पागल था, मुझे खुद लगा कि मैं पागल होने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि व्हाइट फॉक्स और मैंने एक ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। एक इक्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक साइड मर जाता है तो यह दूसरे को प्रभावित नहीं करता, लेकिन एक ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट साथ जीना और साथ मरना होता है। अगर व्हाइट फॉक्स एनक्लिप्स के पहले दिन ठंड से जमकर मर जाता है, जैसे पिछले जीवन में, तो मैं भी नहीं बच सकता। इसलिए अब इस छोटे पूर्वज की जिंदगी किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी समय के लिए तुम सब एक जगह ढूंढो कल्टीवेट करने के लिए। मैं व्हाइट फॉक्स को बाहर लेकर गया। जैसे ही मैं एनलैक ओन के पास से गुजरा, वो अचानक झुक गई मेरा रास्ता रोकने के लिए, एक आवाज का इस्तेमाल करते हुए जो केवल मैं सुन सकता था। मुझे पता है तुम भी इस जीवन में पुनर्जन्म हुए हो। अब मेरी बारी है ब्राउन बियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की, ताकि कोल्ड रेसिस्टेंस एबिलिटी को पकड़े रख सकूं। मैंने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। तब तुम बेहतर होगा अपनी पूरी कोशिश करो जीवित रहने के लिए। एनलैक ओवन की आंखों में एक घमंड भरी नजर चमकी।
उद्धरण, मेरे पास ब्राउन बियर है, बेशक मैं जीऊंगी। और तुम्हारे लिए दो बेकार चीजें। बस इंतजार करो एपोकलिप्स के पहले दिन जमकर मरने का। मेरी बाहों में व्हाइट फॉक्स ने आलस से एक आंख खोली। अचानक उसने अपना पिछला हिस्सा एनलैक ओवेन की तरफ उठाया और एक बदबूदार पात छोड़ दिया। एनलैक ओवेन के चेहरे की शांति तुरंत टूट गई। वो चीखी और कई कदम पीछे हट गई। यिन, क्या तुम बीमार हो? इस बदबूदार फॉक्स को मुझसे दूर करो। मैंने एक नाक से आवाज निकाली, व्हाइट फॉक्स को गोद में लिया और मुड़कर चला गया। एक सोल बीस्ट को पालना सच में एक बिना तली का गढ़ा है। कैसे बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल स्टोन्स प्राप्त करें, एक दुविधा बन गया था। जैसे ही मैं फॉक्स के फर को उलझाते हुए सोच रहा था, मुझे अचानक याद आया कि पिछले जीवन में एपोकलिप्स से पहले मीडिया ने एक छोटे स्पिरिचुअल वैन के बारे में रिपोर्ट किया था। वर्तमान समय के आधार पर अभी तक किसी ने इसे खोजा नहीं होना चाहिए। मैंने तुरंत व्हाइट फॉक्स को लिया और वेन के स्थान की तरफ ड्राइव किया। लेकिन जब मैं पहुंचा, मैंने पाया कि एनलैक ओवन मुझसे एक कदम आगे थी। वो 20 से अधिक मजबूत आदमियों को लाई थी जो अभी वहां माइनिंग कर रहे थे। अनलक एक बड़े परिवार की बेटी थी। उसकी ताकत और कनेक्शंस मेरे जैसे आम इंसान से बिल्कुल अलग दुनिया के थे। स्पिरिचुअल वैन के किनारे खड़े होकर मैं केवल चौड़ी आंखों से देख सकता था कि चमकते हुए स्पिरिचुअल स्टोन्स निकाले जा रहे थे। मेरी बाहों में व्हाइट फॉक्स ने उन स्टोन्स को देखा, लालच से अपनी लार निगलते हुए। मैंने अपने हाथ से उसकी आंखें ढक दी। मत देखो बच्ची, ये स्पिरिचुअल फ्रूट्स खराब क्वालिटी के हैं। डैड तुम्हें कहीं और खाना मांगने ले जाएगा। मैंने व्हाइट फॉक्स को उठाया और दूर ले गया, हर कदम पर 3 बार पीछे मुड़कर देखते हुए। जब हमने देखा कि हम लगभग दूर हो गए थे, एक खुश आवाज अचानक मेरे दिमाग में आई। भाई, क्या ये तुम हो? मेरे कदम रुक गए। ब्राउन बियर। फिर मैंने पूछा, तुम पहले से वॉइस ट्रांसमिशन इस्तेमाल कर सकते हो? उस औरत और लैकन ने मुझ में भारी निवेश किया। उसने एक स्पिरिट सोल हर्ब इस्तेमाल किया ताकि मैं स्पिरिट के जरिए ट्रांसमिट कर सकूं। भाई, व्हाइट फॉक्स को पहले एक जगह ढूंढकर आराम करने ले जाओ। जब स्पिरिचुअल फ्रूट्स पूरी तरह खोद लिए जाएंगे, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ब्राउन बियर के साथ डायलॉग खत्म करने के बाद मैं अपनी होश में वापस आया, ये देखने के लिए कि एक सुंदर बड़ा फॉक्स चेहरा मुझे बहुत शक के साथ देख रहा था। ली डी ने अपने दोनों आगे के पंजे मेरे कंधों पर रख दिए। उसका घमंडी फॉक्स चेहरा लगभग मेरी नाक की नोक को छू रहा था। उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर फैल रही थी। कोई जंगली फॉक्स की बदबू नहीं, बल्कि एक हल्की शुद्ध खुशबू। सब खत्म हो गया। तुम सच में अफेयर करने की हिम्मत रखते हो? मैंने फॉक्स को एक हाथ से गर्दन से पकड़ा, उसे नीचे रखने के लिए, और हल्के से उसके मुलायम चेहरे को सजा के रूप में दबाया। बच्ची, अपने शब्दों के चुनाव को देखो, ली डीप ने सुड़कते हुए कहा। उसकी आवाज सच में दुखी लग रही थी। उद्धरण, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी आत्मा में उस आदमी की खुशबू है। वो वही काली चमड़ी वाला है, सही? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। इस छोटे फॉक्स की नाक सच में तेज है। ली डीप ने अपना आरोप जारी रखा। हम व्हाइट फॉक्स, एक बार जब हम किसी के साथ ब्लड लाइक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वो व्यक्ति हमारा जीवन भर का पार्टनर होता है। तुम्हें उस ब्राउन बियर को डेट करने की अनुमति नहीं है। बच्ची, तुम कितनी उम्र की हो? क्या तुम्हें पता भी है पार्टनर क्या होता है? लाई डीप की आंखें आंसुओं से भर गई, गिरने वाली थी। उहू, उसके पंजे ऐसे हिले जैसे हवा में ब्रश स्ट्रोक कर रही हो। मैंने अपना चेहरा पास झुकाया और उसके सामने एक मजेदार चेहरा बनाया। एक गीला तेज पंजा हल्के से मेरे गाल को छुआ, उससे पहले कि दोषी जल्दी से अपना सिर पीछे खींच ले। मदरलिंग NHI ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही किस कर लिया है। तुम मेरे पार्टनर हो। जब से मैंने तुम्हें किस किया है, दूसरों को तुम्हें किस करने की अनुमति नहीं है। मैं स्तब्ध खड़ा था। मेरे मुंह का कोना फड़क रहा था। मुझे सच में एक छोटे व्हाइट फॉक्स द्वारा छेड़ा जा रहा था। स्पिरिचुअल वैन को छोड़ना ब्राउन बियर के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने लाई डीप को उठाया और कार में वापस ले गया। ऐसी चालू किया, तरबूज खाया और यहां तक कि कंट्रोल स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी खोल दी। फिल्म में ज्यादा देर नहीं हुई थी, मेरी आंखें भारी होने लगी। जब मैं जागा तो चारों तरफ घना अंधेरा था। पहाड़ सुनसान और दूर दराज थे। एक भी रोशनी नहीं, बस कागज जितनी मोटी खामोशी। इस समय ब्राउन बियर का ट्रांसमिशन आया, जल्दी यहां आओ। वे सब चले गए हैं, मैंने जवाब दिया, नीचे देखते हुए कि लाई डीप मुझे थके हुए और उल्हाना भरी नजर से देख रही थी। मुझे अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ, जैसे अफेयर में पकड़े जाने का एहसास। हमने और कुछ नहीं कहा।
उसने अपना सिर घुमा लिया। मत समझाओ, मैं नहीं सुन रही। आज के बाकी समय के लिए मैं तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं दूंगी। रात के आसमान के नीचे मैंने व्हाइट फॉक्स को पकड़ा और स्पिरिचुअल वैन की तरफ कदम बढ़ाया। सच में, जैसा ब्राउन बियर ने कहा, वैन के आसपास कोई नहीं बचा था। केवल एक छुपाव फॉर्मेशन पीछे छोड़ा गया था। मुझे वैन के पास आते देखकर व्हाइट फॉक्स बहुत जिज्ञासु थी, लेकिन क्योंकि उसने कहा था कि वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देगी, उसने बस अपने छोटे होंठ भींच लिए और पूछने से खुद को रोक लिया। मैं फॉर्मेशन के चारों ओर चला। ज्यादा देर नहीं बाद ब्राउन बियर ने फॉर्मेशन खोला और अपना सिर बाहर निकाला। अब वो भी बोल सकता था। उसने अपना पंजा मेरी तरफ हिलाया। भाई, जल्दी यहां आओ। मेरी बाहों में व्हाइट फॉक्स ने ब्राउन बियर को देखते ही अपने दांत दिखाए और एक उग्र, धमकी भरा चेहरा बना लिया। मैंने तुरंत उसका मुंह ढक दिया और बियर की तरफ माफी भरी मुस्कान दी। उद्धरण: व्हाइट फॉक्स थोड़ी शरारती है। ब्राउन बियर रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ा। कोई बात नहीं भाई, और छोटी बहन को दोष मत दो। व्हाइट फॉक्स की दबाई हुई आवाज अभी भी बहुत तेज थी। मुझे छोड़ो, मैं आज इसे काटकर मार डालूंगी। मुझे इसे जरूर काटकर मारना है। येन, मुझे मत रोको। कोई भी औरत अपने आदमी को अपने सामने अफेयर करते हुए नहीं सह सकती। मैं अभी भी यहां जिंदा और ठीक हूं। फिर भी तुम इस काली चमड़ी वाली ग्रीन टी के साथ चुपके से डेट करने की हिम्मत करते हो। कितना शोर है। मैंने ब्राउन बियर के शरीर के आसपास उतार चढ़ाव करती स्पिरिचुअल एनर्जी पर नजर डाली और छोड़ दिया व्हाइट फॉक्स को जमीन पर गिराते हुए। लाइट डीप ने जमीन को छुआ और अविश्वास में मेरी तरफ मुड़ी, जैसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में छोड़ दूंगा। वो ब्राउन बियर की तरफ 0.008 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ी, हर कदम पर 3 बार पीछे देखते हुए। चौथी नजर पर उसने अनिश्चित रूप से मेरी तरफ देखा। तुम सच में मुझे नहीं रोकोगे? मैंने बियर पर एनर्जी की तरफ देखा। बियर पूरे दोपहर स्पिरिचुअल स्टोन्स खा रहा था। उसकी एनर्जी कम से कम व्हाइट फॉक्स से 50 गुना थी। कौन किसे मारेगा, ये अभी देखना बाकी था। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी स्किल्स देखने दो बच्ची। जब तुम उसे मार दोगी, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे पास होगा। व्हाइट फॉक्स के पंजे हिचकिचाते हुए जमीन को खुरचने लगे। मेरे शब्दों से थोड़ा डगमगा गई, लेकिन जब उसने ब्राउन बियर पर उस एनर्जी को देखा जिसने उसे खतरा महसूस कराया, वो कून की आवाज करते हुए वापस मेरे पैरों की तरफ चल दी। रहने दो, इस बार तुम्हारा गलती मानने का रवैया अच्छा था। मैं तुम्हारी इस डेट को माफ करती हूं। अगली बार अनुमति नहीं है। मैं एक पल के लिए बोल नहीं पाया। ब्राउन बियर ने स्पिरिचुअल स्टोन्स को 3 ढेरों में बांटा। एक छोटा ढेर अपने लिए, दूसरा छोटा ढेर जो एक छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था, और एक विशाल ढेर। भाई, इतना मेरे लिए काफी है। लाइट डीप ने उस विशाल ढेर को देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। एक खट्टी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। तुम मैन, ये ब्लैक बियर तुम्हारे प्रति काफी उदार है। ब्राउन बियर ने छोटे ढेर की तरफ इशारा किया। भाई, ये तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए काफी है। फिर उसने विशाल ढेर की तरफ इशारा किया। वो सब छोटी बहन को दे दो। लाई की आवाज फट पड़ी। तुम मैन, ये ब्लैक बियर, लगता है इसके पास तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। क्या इसके पास मेरे लिए भावना हो सकती है? मैंने उसके सिर पर हल्का झटका दिया। तुम्हारे सिर में रोमांस के अलावा कुछ नहीं है क्या? तुम हर चीज के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? ली दीपेप अभी भी आश्वस्त नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, खाना है, क्या तुम चाहती हो? वो तुरंत आज्ञाकारी हो गई। मैंने चिंता से ब्राउन बियर की तरफ देखा। अगर मैं इस जगह को साफ कर दूं, क्या एनलैक ओन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी? बियर ने सिर हिलाया। भाई, वो औरत अब मेरी हर बात सुनती है। अगले दिन एनलेकोन खाली स्पिरिचुअल वैन को देखकर स्तब्ध खड़ी थी। तुमने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स इस्तेमाल कर लिए? सब के सब। ब्राउन बियर ने सिर हिलाया। वो छोटा सा वैन तो मेरे दांतों में फंसने के लिए भी काफी नहीं था। उसने जारी रखा, क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं आधे महीने में फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस को जागृत करूं? मुझे बस थोड़ा सा महसूस हुआ। मुझे लगता है मैं थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया हूं। यह सुनकर एनलैक ओवेन का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हुआ। हालांकि वो अभी भी परेशान थी कि बियर ने एक पूरा वेन खा लिया, सिर्फ अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। अच्छा है कि तुम जागृत कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी ब्लड लाई बस बहुत खराब है। इतना खाने के बाद भी तुम्हारी एनर्जी बस इतनी ही बढ़ी। ब्राउन बियर को परवाह नहीं थी। मेरी लो ब्लड लाई के बारे में शिकायत कर रहे हो? तुम तब मुझे चुनने से मना कर सकते थे। मैंने तुमसे भीख नहीं मांगी थी। अब सारा दबाव मुझ पर है।
अगर मेरी स्पिरिट तनाव में आ गई तो टैलेंट स्किल शायद जागृत भी ना हो। और लेकिन स्पष्ट रूप से एक्सट्रीम फ्रॉस्ट एपोक्लिप्स के डर को समझती थी। आधे महीने बाद ब्राउन बियर की फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस स्किल उसकी जान बचाने की कुंजी होगी। यह सुनकर कि बियर जागृत होने में फेल हो सकता है, वो तुरंत घबरा गई। दबाव मत महसूस करो, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर मैं तुम्हें कम समझती तो मैं तुम्हें पहले जगह पर नहीं चुनती। ठीक है, जाओ कल्टिवेट करो। मैं तुम्हारे लिए और स्पिरिचुअल स्टोन सीखूंगी। ज्यादा नहीं, बस 10 ट्रकलोड्स काफी होंगे। एनलैक ओवेन इतनी गुस्सा हो गई कि उसने लगभग अपने दांत कुचल दिए। 10 ट्रकलोड्स। ब्राउन बियर को बिल्कुल परवाह नहीं थी। अगर तुम मुझे 10 ट्रकलोड्स दोगी, शायद मैं 10 मील के लिए हाई लेवल फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस जागृत कर सकूं, जिससे 60 किलोमीटर के दायरे में हर कोई ठंड से न डरे। एक्सट्रीम फ्रॉस्ट एपोकलिप्स में अगर वो 60 किलोमीटर के भीतर लोगों को ठंड से बचा सकती है, तो वो एक एपोकलिप्स क्वीन से कैसे अलग होगी? और लैकोनो ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम इंतजार करो। अगर 10 ट्रकलोड्स हैं, तो 10 ट्रकलोड्स ही सही। मैं उन्हें पाने का तरीका ढूंढूंगी। एपोकलिप्स आने वाला था। पैसा बस बेकार कागज का ढेर से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि एमिला का परिवार प्रतिष्ठित था, कोई भी उसके एक्सट्रीम फ्रॉस्ट एपोकलिप्स के दावों पर विश्वास नहीं करता था। वे उसे मजाक भी उड़ाते थे कि वो 10 ट्रकलोड्स स्पिरिचुअल स्टोन्स का उपयोग करना चाहती है, एक लो लेवल सोल बीस्ट को फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस जागृत करने में मदद करने के लिए। इस तरह की बेकार टैलेंट को उसके परिवार का समर्थन नहीं मिला और लकवा केवल अपनी सारी संपत्ति बेच सकती थी, कारों और डिजाइनर बैग से लेकर ज्वेलरी तक। जब मैंने उसे स्कूल में फिर देखा, वो अभी भी पहले के अपने पुराने कपड़े पहने हुए थी। लंच के लिए वो सिर्फ एक सफेद स्टीम्ड बन को मिर्ची सॉस में डुबोकर कुतर रही थी। साफ था, उसने सच में अपनी पूरी संपत्ति ब्राउन बियर में डाल दी थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उन 10 ट्रकलोड्स स्पिरिचुअल स्टोन्स में से जो उसकी पूरी संपत्ति के बदले में मिले थे, केवल एक छोटा हिस्सा ब्राउन बियर ने अपने लिए रखा था। बाकी 99.99% सीधे मेरे और व्हाइट फॉक्स की जेब में चले गए थे। हम कभी कभी सिर्फ 1 या 2 स्पिरिचुअल स्टोन्स का उपयोग करते थे कल्टिवेट करने और स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए। बाकी सब व्हाइट फॉक्स को दे दिया गया था। व्हाइट फॉक्स की स्पीड स्पिरिचुअल स्टोन्स को निगलने में बेहद तेज थी। वो गहरी नींद में गिर गई और दिव्य भूमि के स्पिरिचुअल स्टोन्स एक शक्तिशाली ताकत द्वारा एक पल में सूख गए, राख में बदलते हुए। व्हाइट फॉक्स के कल्टिवेशन से मुझ पर वापस परावर्तित होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी ने मुझे मेरे पिछले जीवन से कई गुना मजबूत बना दिया। जहां तक एनलैक ओवेन की बात है, उसकी वर्तमान स्पिरिचुअल एनर्जी दूसरे क्लासमेट्स के बराबर भी नहीं थी, क्योंकि ब्राउन बियर के लिए उसने अपने लिए एक भी स्पिरिचुअल स्टोन इस्तेमाल नहीं किया था। ब्राउन बियर अक्सर मनोवैज्ञानिक रणनीतियां इस्तेमाल करता था। अगर तुम मुझे एक भी स्पिरिचुअल स्टोन कम दोगी और मुझे अपने जागरण में फेल कराओगी, तो मुझे दोष देने की हिम्मत मत करना। सबने कहा एनलैक ओवेन की जिंदगी बर्बाद हो गई। इन अफवाहों पर अनलग ओवन ने अनसुना कर दिया। कुछ दिनों में तुम सब जान जाओगे कि सही मैं ही था। घटना होने से एक दिन पहले तपती गर्मी के बीच रात का तापमान अचानक तेजी से गिर गया। बर्फ के टुकड़े पूरे ग्लोब पर गिरने लगे। शुरुआत में लोगों ने मजाक किया कि जून में बर्फ का मतलब जरूर कोई बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन अगले दिन दोपहर तक ग्लोबल तापमान -20 डिग्री तक गिर गया। लोग घबराने लगे। ऐसे असामान्य मौसम के साथ वे सोचने लगे कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। बर्फ और ज्यादा मोटी महसूस होने लगी, बिल्कुल भी रुकने का कोई संकेत नहीं था। उम्मीद के मुताबिक स्कूल ने सभी स्टूडेंट्स को डॉर्मेट्री में बुला लिया। गर्ल्स डॉर्मेट्री में और लैक ओन काम रही थी, एक कॉटन क्विल्ट में कसकर लिपटी हुई। लंबे समय तक कल्टिवेट न करने के कारण उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर थी, सिर्फ एक औसत व्यक्ति से थोड़ी ज्यादा। ठंड से उसकी नाक लाल हो गई थी और वो लगातार अपनी नाक पोंछ रही थी। डागहंग, क्या तुमने अपना टैलेंट जागृत करना खत्म कर लिया? डाग होंग जमीन पर पेट के बल लेटा था, धीरे धीरे स्नैक्स चबा रहा था। जैसे समय बीता, उसका आकार कई गुना बढ़ गया था। वो अपने जुवेनाइल पीरियड में प्रवेश कर चुका था। जल्दी मत करो, लगभग समय हो गया है। एनलैक ओवेन के दिल में शक धीरे धीरे पैदा हुआ। वो सोच रही थी कि पिछले जीवन में वो इतनी गरीब थी। जो स्नैक्स वो ब्राउन बियर को दे सकती थी, वे निश्चित रूप से इस जीवन में जो उसने दिया उससे बहुत कम थे। तो फिर इस बार इतना ज्यादा प्रयास क्यों लग रहा था? ब्राउन बियर, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? ब्राउन बियर, मैं किसके लिए कल्टिवेट कर रही हूं? तुम सच में मुझ पर शक करने की हिम्मत करते हो? मूल रूप से मैंने सोचा था कि भले ही मेरा टैलेंट पूरी तरह जागृत न हो,
मैं पहले तुम्हारे साथ थोड़ी गर्मी शेयर कर सकता हूं। अब लगता है मुझे ये स्नैक्स तुम्हें वापस कर देने चाहिए। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। रुको, रुको एक पल। मेरा वो मतलब नहीं था। डागहोंग ने ठंडी आवाज में फुफकारा। मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। स्नैक्स चबाते हुए उसने एनलैक ओवन के साथ थोड़ी सी गर्मी शेयर की। ये सच में सिर्फ थोड़ी सी थी। वो डर रहा था कि एनलैक ओन असली एपोकलिप्स आने से पहले ही ठंड से जमकर मर न जाए। वो बिल्कुल भी मजेदार नहीं होगा। उस थोड़ी सी गर्मी को महसूस करते हुए एनलेकोन अब शक नहीं कर रही थी। एक सोल बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद, चाहे इंसान हो या बीस्ट, कल्टिवेशन पार्टनर को एक 10वां हिस्सा स्पिरिचुअल एनर्जी वापस परावर्तित करेगा। ब्राउन बियर द्वारा एनलैक ओवेन को वापस दी गई स्पिरिचुअल एनर्जी हमेशा बहुत कम थी। ऐसा लग रहा था कि वो सच में ज्यादा अवशोषित नहीं कर रहा था। लेकिन एनलैक ओवेन नहीं जानती थी कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ब्राउन बियर कम अवशोषित करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में ब्राउन बियर मनमाने ढंग से वापस परावर्तित होने वाली मात्रा को नियंत्रित कर सकता था। दूसरे डॉर्मिटरी में मैं कंबल के नीचे सिमटा हुआ प्रोजेक्टर स्क्रीन का उपयोग करके मूवी देख रहा था। कमरे के सारे स्नैक्स धूल में बदल चुके थे, लेकिन सफेद भेड़ की खाल के गलीचे पर लेटा व्हाइट फॉक्स अभी भी नहीं जागा था। अनजाने में ये एक शावक से एक वयस्क सोल बीस्ट के आकार तक बढ़ गया था। मैंने नीचे झुककर उसकी सांस जांची। वो अभी भी सांस ले रहा था। दीवार पर घड़ी धीरे धीरे शून्य की ओर इशारा कर रही थी। प्रलय सच में आ रहा था। इस जीवन में व्हाइट फॉक्स निश्चित रूप से पहले दिन ही ठंड से मर नहीं जाएगा, है ना? घंटी बजी और वैश्विक तापमान फिर से बिना किसी रोक के गिर गया। कमरे के थर्मामीटर ने दिखाया कि तापमान -50 डिग्री तक पहुंच गया था। एक कल्टिवेटर होने के नाते, साथ ही व्हाइट फॉक्स से प्रतिबिंब के कारण, मेरे पास इस चरम ठंड का विरोध करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा थी। खिड़की के बाहर बर्फ और भारी गिरती जा रही थी, पूरी एक मंजिल को दबाते हुए। होमरूम टीचर ने समूह में उपस्थिति लेना शुरू किया। सभी को अपनी स्थिति बताने और किसी भी समय बचाव के लिए तैयार रहने की आवश्यकता थी। इस बीच चरम ठंड के कारण जनशक्ति की कमी थी। स्कूल ने तुरंत स्वयंसेवकों की भर्ती की। मैंने साइन अप किया, डॉर्मिटरी में सामान बांटने की जिम्मेदारी ली। जब मैं एनलैक ओवेन के डॉर्मिटरी तक पहुंचा, मैंने उसे सीधे छोड़ दिया। एक एक करके सहपाठियों ने समूह में पुष्टि की कि उन्हें सामान मिल गया है। एनलैक ओवेन ने मेरा जिक्र किया। क्या हो रहा है? मेरा सामान कहाँ है? मैंने सीधे कई फोटो जारी किए, सभी सबूत कि एनलैक ओवेन ने पहले ही सुपरमार्केट में बड़ी मात्रा में सामान जमा किया था। मैंने जवाब दिया कि वर्तमान में सामान दुर्लभ है और भारी बर्फ लंबे समय तक रह सकती है। मैंने सोचा कि सामान उन लोगों के लिए छोड़ना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सहपाठियों ने एक एक करके टिप्पणियां छोड़ी। क्या क्लास मॉनिटर को पहले ही खबर पता थी? इतना सब क्यों जमा किया? जब उसके पास पहले से इतना सामान है तो वो हमसे प्रतिस्पर्धा क्यों कर रही है? क्या वो क्लास मॉनिटर नहीं है? वो अपना सामान हमारे साथ क्यों नहीं साझा करती? अनलॉक तुरंत नैतिक निर्णय के चरम पर धकेल दी गई। उसने मुझे डांटा भी। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? क्या तुम्हें भी नहीं पता था कि प्रलय आ रहा है? तुमने भी सामान जमा किया तो अपना सामान निकालकर साझा क्यों नहीं करते? मैंने खाली इंस्टेंट नूडल बॉक्स की 2 फोटो भेजी। मुझे किसी प्रलय के बारे में नहीं पता था। सभी जानते हैं कि मेरा परिवार गरीब है। मैंने देखा कि सुपरमार्केट में सेल थी तो मैंने कुछ नूडल्स खरीद लिए। अभी मैंने उन्हें अपने दोस्तों में बांट दिया। टीचर ने भी समूह में पुष्टि की कि सभी को मिले 10 पैक नूडल्स वास्तव में फुएंग हिन से थे, जिसने अपनी खुद की आपूर्ति का उपयोग किया था। सहपाठियों ने फिर से गपशप शुरू कर दी। उसे देखो, देखो फुएंग हाई कितनी उदार है, अनलको ने बात की। लेकिन समूह में अब किसी ने जवाब नहीं दिया। हालांकि एक निजी संदेश तुरंत भेजा गया। फुएंग ह्यान, भले ही तुम्हें अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाए तो क्या, तुम्हारा वो बेकार व्हाइट फॉक्स अब तक ठंड से मर गया होगा, है ना? मैंने व्हाइट फॉक्स के सोते हुए चेहरे को उठाया और एनलैक को एक वीडियो भेजा। क्या तुम इस व्हाइट फॉक्स की बात कर रहे हो जो सुअर की तरह सो रहा है? वीडियो में व्हाइट फॉक्स की आंखें बंद थी, लेकिन उसकी सांस लंबी और शक्तिशाली थी। साफ था, वो बहुत स्वस्थ था। असंभव, ये वीडियो पहले फिल्माया गया होगा। वो बेकार बीस्ट धीरे विकसित होता है और उसका शरीर कमजोर है। ये अब तक मर चुका होना चाहिए था। मैंने जम्हाई ली, उसे और ध्यान देने की परवाह नहीं की, यहां तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा मुझे बचा रही थी। फिर भी हड्डी जमा देने वाली ठंड ने मुझे थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही मैं एक अतिरिक्त कंबल लेने वाला था,
आध्यात्मिक ऊर्जा की एक गर्म धारा अचानक मेरे पूरे शरीर को ढक गई। मैं इस एहसास से बहुत परिचित था। यह ब्राउन बियर द्वारा साझा की गई फ्रोस्ट रेजिस्टेंस स्किल की गर्मी थी। बियर, बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी क्या तुम अपनी स्किल मेरे साथ साझा कर सकते हो? मैंने सफलतापूर्वक 10 मील फ्रोस्ट रेजिस्टेंस जागृत कर लिया है। मुझे तब याद आया कि ब्राउन बियर की प्रतिभा मूल रूप से फ्रोस्ट रेजिस्टेंस नहीं थी, बल्कि फ्रोस्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ थी। पिछले जीवन में मेरी शक्ति सीमित थी और मैं कम समय में ब्राउन बियर को पूरी तरह जागृत करने और मेरी रक्षा करने के लिए पर्याप्त स्नैक्स नहीं दे सका। उसने मजबूरी में अवेकनिंग किया और केवल एक लो लेवल वर्जन प्राप्त किया। मैं हंसा और पूछा कि एन लैक ओवेन कैसी है। ब्राउन बियर ने अपना दृश्य मेरे साथ साझा किया, क्योंकि वो आश्वस्त थी कि बियर के जागृत होने के बाद उसे ठंड नहीं लगेगी। एन लैक ओवेन ने मोटे कंबल बिल्कुल तैयार नहीं किए थे। इस समय वो एक गर्मियों की रजाई में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा ठंड से पहले ही बैंगनी हो चुका था और उसके दांत किटकिटा रहे थे। अभी भी सफलतापूर्वक जागृत नहीं हुआ है। ब्राउन बियर अपने जुवेनाइल पीरियड में बिस्तर पर कूदा और अपने पिछले हिस्से को झटका दिया। धड़ाम, और लेकिन फर्श पर गिर गई। ठंडा पत्थर का फर्श उसके जमे हुए शरीर से टकराया। क्रैक क्रैक, कई आवाजें। कौन जानता है कितनी हड्डियां टूट गई। और लेकिन दर्द से इतना तड़प रही थी कि उसका चेहरा विकृत हो गया और उसने दयनीय चीख निकाली। तुम क्या कर रहे हो? ब्राउन बियर ने कहा, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए अच्छी खबर है। मैंने सफलतापूर्वक जागृत कर लिया है। और लैक ओवेन की आंखें दर्द के बावजूद चमक उठीं। आह, जल्दी जल्दी इसे मेरे साथ साझा करो। मैं ठंड से मरने वाली हूं। ब्राउन बियर ने मजाक उड़ाया। मैंने कब कहा कि मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करूंगा? मैं तुम्हें जागृत करने के लिए दिवालिया हो गया। किस आधार पर तुम इसे साझा नहीं करते? कॉन्ट्रैक्ट। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किया। भले ही तुम मुझे नहीं देते, फिर भी मैं तुम्हारी शक्ति प्राप्त कर सकता हूं। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो कि हमने किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किया। और लेको ने ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट की जांच की और तभी पता चला कि फॉर्मेशन पैटर्न के 2 हिस्सों को संशोधित किया गया था। डाग हॉन्ग की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। ध्यान से देखो, ये एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तुम जैसी कोई मेरी स्किल साझा करने के योग्य है। अनलाइक ओवेन फर्श पर गिर गई, जैसे बिजली गिरने से स्तब्ध हो गई हो। क्या यह हो सकता है कि तुम भी पुनर्जन्मित हो? चरम ठंड प्रलय के उतरने के बाद दिन के दौरान वैश्विक तापमान की अब घोषणा नहीं की गई। पिछले जीवन की तरह बिजली, पानी और नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो गए। उस रात कई लोग फिर कभी नहीं जागे। 5 दिन बाद स्कूल का अनुशासन पूरी तरह ढह गया। कई सहपाठियों के पास आपूर्ति खत्म हो गई थी और उन्होंने दूसरों से खाना छीनना शुरू कर दिया। मेरे कमरे के बाहर कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ गए। मैंने चुपचाप अपनी वर्तमान ताकत का हिसाब लगाया। ब्राउन बियर से मिली फ्रोस्ट प्रोटेक्शन के साथ प्लस व्हाइट फॉक्स के रिफ्लेक्शन से मिली विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा। स्कूल के टीचर्स भी मेरे सामने मुकाबला नहीं थे। इन जैसे लोगों की तो बात ही छोड़ो। बाहर दरवाजे पर हो रही पागलों जैसी धक्का मुक्की सुनकर मैंने अपनी हथेली में आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी की। इससे पहले कि मैं वार करता, मेरे कमरे के अंदर से अचानक ऊर्जा की एक विशाल लहर फूट पड़ी। बाहर मैंने बस लोगों के गिरने की अफरातफरी सुनी। व्हाइट फॉक्स अभी भी आंखें बंद किए कालीन पर सिमटा हुआ था। एक दिव्य एहसास ठंडी गूंज के साथ दरवाजे के बाहर प्रसारित हुआ। दफा हो जाओ। दरवाजे पर मौजूद लोग डर के मारे भाग गए। मैंने व्हाइट फॉक्स के सिर पर हाथ फेरा। किड, क्या तुम जागने वाले हो? एनलैक ओवेन के डॉर्मिटरी में लोग वहां भी घुसना चाहते थे, लेकिन सभी को ब्राउन बियर ने भगा दिया। बियर के वहां होने से एनलैक ओवेन अभी मरी नहीं थी, लेकिन वो मौत के एक कदम करीब थी। वो फर्श पर सीधी पड़ी थी। उसकी टूटी हड्डियों के घाव सड़ चुके थे और बदबू कर रहे थे। हर बार जब वो होश खोने वाली होती, ब्राउन बियर उसे जगा देता, जिसे बाथरूम जाना होता, और उस पर गर्म पेशाब डाल देता। ब्राउन बियर की याददाश्त अच्छी थी और वो लंबी दुश्मनी रखता था। उसने पिछले जीवन की यादों का इस्तेमाल करके हर उस इंसान को ढूंढा जिसने एनलैक ओवन के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया था। उसने उन्हें एक एक करके ढूंढा और सभी को काटकर मार डाला। स्कूल के बाकी लोग, जिनसे उसका कोई बैर नहीं था, ब्राउन बियर ने बस छिपना बंद कर दिया और अपनी 10 मील फ्रोस्ट रेजिस्टेंस स्किल लागू कर दी। पूरे कैंपस में हर किसी ने अपने शरीर में गर्माहट की एक धारा महसूस की, जैसे किसी देवता द्वारा सुरक्षित किया गया हो। और लकवान, जो फर्श पर पड़ी मौत का इंतजार कर रही थी, उसने भी उस गर्माहट को महसूस किया, लेकिन जो गर्माहट दूसरों के लिए आशीर्वाद थी।
वही उसके लिए मौत का वारंट थी। उसके आंतरिक अंग गिरने के बाद पहले ही टूट चुके थे। चरम ठंड ने सड़ने को रोका हुआ था, लेकिन अब अचानक पिघलने के साथ अंग तेजी से सड़ने लगे। अकड़ी हुई वो फर्श पर पड़ी थी, एक आरामदायक स्थिति में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों, नाक, कान और मुंह के कोनों से बदबूदार पस धीरे धीरे बहने लगा। मरने तक उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। उस सुबह जल्दी मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर असामान्य रूप से गर्म था। आंखें खोलते ही एक नरम शरीर मुझ पर दबा हुआ था। ये एक चेहरे जैसा था जो मूर्ति की तरह सुंदर था, स्पष्ट विशेषताओं के साथ। पतले हाथ मेरे सिर को कसकर पकड़े हुए थे। नीचे देखते हुए मैं आकर्षक वक्र देख सकता था। उसका पूरा शरीर हीटर की तरह गर्म और नम था। मैं थोड़ा हिला और वे लंबी संकरी आंखें आलस से खुली, हल्के भूरे रंग की आंखें दिखाते हुए, जो एक सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। उसकी नजर में वह परिचित आभा थी जिससे मैंने संकोच से पूछा, लाई डीप। उसके होठों के कोने खुशी से ऊपर उठ गए। उसने कैजुअली कंबल को फर्श पर फेंक दिया। काटने वाली ठंडी हवा मेरी त्वचा से टकराई, लेकिन उसकी गर्म सांस ने भी मुझे घेर लिया, जिससे मैं सहज रूप से उसके सीने के करीब दब गया। वो पलटी और अपने अग्रबाहुओं को बिस्तर पर टिकाया, सीधे मेरे ऊपर झुकते हुए। मैं घबराकर पल के झपकाया और उसे देखता रहा। उसका प्यारा सा छोटा चेहरा सुंदर लाइनों के साथ तना हुआ था। उसकी सफेद त्वचा दूध से भी ज्यादा साफ और पूरी तरह जीवन से भरी हुई लग रही थी। उसके कमर तक लंबे बाल झरने जैसे महसूस हो रहे थे। मेरी कॉलरबोन को छूते हुए एक सफेद फुलफुली पूंछ उसकी पीठ के पीछे धीरे धीरे हिल रही थी। एक धीमी आकर्षक आवाज गूंजी, यू मैन मेरे बारे में सोच रहे थे? मैं अब और नहीं सह सकता। सिर्फ इस यू मैन के आधार पर मैं पक्का था कि ये लाई डीप है। मैंने उसे घूरा। तुम आखिरकार जान गई कैसे जागना है। उसने हल्की हंसी दी। उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि मेरे कानों में झंझनाहट हो गई। उसने आत्मविश्वास से कहा, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित थे? मैंने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी मौत की कामना नहीं कर सकता। वो झुककर मेरे होठों पर हल्का सा चुंबन दे गई। यू मैन, तुम्हारा मुंह अभी भी बिल्कुल सभ्य नहीं है। मैंने अपना मुंह ढक लिया और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। लाई डीप, वो मेरा पहला चुंबन था। ली दीपेप की मुस्कान और गहरी हो गई। वो पहला चुंबन नहीं था। हम पहले भी चुंबन कर चुके हैं। हमने बहुत पहले ही अपना निशान बना लिया था। वो इतने लंबे समय तक इसलिए सोई क्योंकि वो अपनी प्रतिभा जागृत कर रही थी। ली डीप का रक्तवंश उच्च था। जागरण की कठिनाई अन्य सोल बीस्ट से कहीं ज्यादा थी। सौभाग्य से इतने दिनों के बाद वो आखिरकार सफल हुई। लाई, तुम्हारी प्रतिभा क्या है? लाई की आवाज आलसी थी। बड़ा। मैंने अपनी आंखें उसकी तरफ चौड़ी कर ली। बड़ा। मैंने एक नजर डाली। ये सच में छोटा नहीं लग रहा था, लेकिन एक उच्च सोल बीस्ट या एक प्रतिभा का बस इतना होना, ये थोड़ा बेतुका लग रहा था। लाई डीप के मुंह के कोने एक घमंडी मुस्कान में मुड़ गए। गंभीर होने का नाटक करते हुए मुझे चिढ़ा रही थी। तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम कुछ और सोच रहे हो? मेरा मतलब था, मेरी प्रतिभा कौशल की रेंज बहुत बड़ी है। जबकि हम बात कर रहे थे, खिड़की के बाहर बर्फ रुक चुकी थी। किसी समय मोटे बादलों की परतें धीरे धीरे गायब हो गई और सूरज, जो लंबे समय से नहीं दिखा था, प्रकट हुआ। गर्म धूप जमीन पर चमक रही थी। मैंने स्कूल के अंदर से आश्चर्य भरी खुशी की आवाजें सुनी। देखो, सूरज निकल आया है। तापमान अब इतना ठंडा नहीं लग रहा। यह बहुत अच्छा है। अपकलिप्स आखिरकार खत्म होने वाला है। मैंने अपने कान के पास लाई डीप की आवाज सुनी। सफेद लोमड़ी सौभाग्य का संकेत है। जो प्रतिभा मैंने जागृत की है, वो है सब चीजें वसंत। लाई का सुंदर चेहरा मेरे कान के पास आ गया। उसकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर हल्के से पड़ रही थी। उसकी फुलफुली पूंछ मेरे पेट से रगड़ रही थी, जैसे वो लाड़ कर रही हो। यिन्ये, तुम मुझे कैसे इनाम देने की योजना बना रहे हो? Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.